तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटनाचक्र हिस्ट्री का क्लास नंबर 17 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मौर्योत्तर काल को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में मौर्योत्तर काल को स्टार्ट किए थे और इस मौर्योत्तर काल से संबंधित जो है 35 MCQ तक हम लोग देखे थे। आज हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो पिछले क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ रहे थे और मौर्योत्तर काल से संबंधित हम लोग जो है वो 35 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आपको बताया गया था कि मगध के ऊपर जब मौर्य काल आता है, आपका नंद वंश को रिप्लेस करके मौर्य काल आता है। उसके बाद मौर्य काल के बाद जो है वो आपका जो इतना बड़ा साम्राज्य था वो कई सारे छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। एक भाग देखिएगा तो आपका कहीं शुंग वंश स्टार्ट हो गया था आपका मौर्य को रिप्लेस करके। शुंग तो कहीं पे आपका कर्ण वंश चल रहा है, तो कहीं पे आपका सातवाहन वंश चल रहा है, तो कहीं पे आपका चेदी राजवंश चल रहा है कलिंग वाले उड़ीसा में। इसके अलावा देखिएगा तो भारत पे इसी के समय जो है वो आपका यवन राज्य जो आक्रमण करते हैं। सबसे पहले आपका हिंद यूनानी आक्रमण किए, उसके बाद जो है शक लोग आक्रमण करते हैं, उसके बाद पल्लव या पार्थियन आक्रमण करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो है कुषाण आक्रमण करते हैं भारत के ऊपर। इसी के समकालीन में हम लोग जो देखते हैं कि दक्षिण भारत में एक बहुत ही सुंदर सा इतिहास चल रहा होता है, उसको बोलते हैं आपका संगम का इतिहास। तो ये सभी जो घटनाएं आपका मौर्य काल के बाद यानी कि मौर्योत्तर काल के समय में चल रही है। तो मौर्योत्तर काल में हम लोग जो शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी राजवंश, भारत में जो यवन राज्यों का आक्रमण, इसके बाद जो हम लोग संगम युग, इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक देख लिए थे। आज हम लोग इसके बाद की चर्चा करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग शुंग वंश के भी बारे में पढ़े थे। आज हम लोग थोड़ा सा सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा चेदी राजवंश के बारे में जानेंगे। इसके अलावा भारत के जो यवन राज्य थे जिसके हम लोग हिंद यूनानी के बारे में पढ़े थे, शक के बारे में पढ़े थे, पल्लव के बारे में, कुषाण के बारे में भी पढ़े थे और उससे संबंधित सारा MCQ भी सॉल्व हम लोग किए थे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, तो सातवाहन राजवंश के बारे में भी पढ़ेंगे और चेदी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित जितना भी MCQ है उनको भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ बोला जा रहा है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। तो हम सभी को पता है कि जब मौर्य को रिप्लेस करता है शुंग, नंद को रिप्लेस किया मौर्य को रिप्लेस करता है शुंग, उसके बाद शुंग वंश, और कहीं पे जो है वो शुंग वंश को रिप्लेस करता है आपका जो है वो कर्ण वंश। कौन करता है, तो कर्ण वंश करता है। और कर्ण वंश का जो अंतिम राजा होता है सुशर्मा, तो सुशर्मा का हत्या करता है सिमुक और उसके बाद जो है वो सातवाहन राजवंश स्टार्ट कर देता है। तो मौर्यों के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग जो है पावरफुल स्टार्ट होता है वो आपका सत्ता सातवाहनों का, जो कि दक्षिण भारत में होता है। ये हम लोग यहाँ तक देखे थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कि सिमुक निम्नलिखित वंशों में से किसका संस्थापक था। तो हम सभी को पता है कि जो आपका सातवाहन जो है, तो सातवाहनों का जो संस्थापक है ये आपका कौन है, तो ये आपका सिमुक है। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बोला जा रहा है कि किस चीनी यात्री ने कनिष्क को हराया था। और ये आपका JPSC में पूछा गया था, JPSC प्रीलिम्स 2003 में। तो किस चीनी यात्री ने कनिष्क को हराया था। तो हम सभी को पता है कि एक चीनी यात्री होता है जिनका नाम है पांचाऊ, और उस पांचाऊ ने, चीनी यात्री जो रहता है पांचाऊ, यही जो है कनिष्क को हराता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। पांचाऊ जो है चीनी यात्री रहता है, वो चीनी यात्री नहीं रहता, मतलब चीनी जनरल होता है और ये कनिष्क को हराता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, हम लोग इसके बाद की चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि चीनी स्रोतों के अनुसार 73 AD से लेकर 94 AD के बीच में चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। और चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी और पांचाऊ ने जो है ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कुषाण शासक ने उसके जो है राज्य पर चढ़ाई की, परंतु कुषाण शासक इसमें असफल होता है, यानी कनिष्क कहा जाता है। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान विम कड़फिसेस के रूप में करते हैं, तथापि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी के मानने के बाद यह युद्ध जो है कनिष्क समय का हो जाता है। तो ओवरऑल जानिए कि चीनी जो है एक जनरल होता है जिनका नाम है पांचाऊ या फिर पांचाऊ या फिर पेनचौवा, ये जो है वो हराता है कनिष्क को। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, अभी आपको बताया गया था कि शुंग वंश के बारे में हम लोग पढ़े थे और शुंग वंश के बारे में बताया गया था कि शुंग वंश का स्थापना जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करता है और ये जो होता है वो आपका नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है बृहद्रथ, इसी का ये क्या होता है, तो उसका सेनापति होता है। फिर हम लोग जानते हैं कि आगे देखते हैं इसी के बाद में हम लोग कि इंडो यूनानी शासक जो है मिनांडर को हराता है पुष्यमित्र शुंग ही। उसके बाद फिर भरूच का स्तूप भी यही बनवाता है
आगे हम लोग देखते हैं कि शुंग वंश का अंतिम शासक होता है आपका देवभूति, ठीक है ना। और देवभूति का जो है आगे हम लोग देखते हैं कि देवभूति जो होता है शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति, ठीक है ना। आगे याद कीजिए, तो शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति, और देवभूति का जो हत्या है वो आपका वासुदेव कर देता है। उसके बाद मगध की गद्दी पे जो है वो कण्व वंश की स्थापना कर देता है। तो देवभूति का हत्या कर देता है वासुदेव, और वासुदेव कण्व वंश का स्थापना कर देगा। फिर कण्व वंश का अंतिम राजा होता है सुशर्मा, फिर सुशर्मा को सिमुक मार देता है। उसके बाद सातवाहन राजवंश स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो अब सातवाहन के हम लोग बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सातवाहन का जो है स्थापना करता है सिमुक के द्वारा। अगर हम लोग देखें तो सातवाहन जो है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में वो जो करता था मतलब कि शासन, और इसकी राजधानी जो होता है वो आपका प्रतिष्ठान होता था। कहाँ पे? तो प्रतिष्ठान होता था, एक जगह का नाम है प्रतिष्ठान, और वो आपका गोदावरी नदी के किनारे में ये था, ठीक ना। और प्रतिष्ठान की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिले में स्थित है अभी वर्तमान में, ठीक है ना। आगे देखिए, सातवाहन वंश का अगर हम लोग प्रमुख शासकों की बात करें तो बहुत सारे शासक हैं, जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा आपका सतकर्णी, ठीक है, पहला है सतकर्णी। उसके बाद है आपका गौतमीपुत्र, उसके बाद है आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी, पहला है सतकर्णी, दूसरा है गौतमीपुत्र सतकर्णी, तीसरा है आपका वशिष्ठिपुत्र, चौथा है पुलुमावी, और छठा है आपका, पांचवा है आपका यज्ञश्री सतकर्णी। तो सतकर्णी जहाँ भी आएगा आप हमेशा याद रखिएगा कि वो आपका सातवाहन राजवंश से संबंधित है, ठीक है ना। आगे देखिए, सतकर्णी के बारे में देखते हैं कि सतकर्णी ने 2 अश्वमेघ यज्ञ और 1 राजसी जो है यज्ञ करवाया था, ठीक है ना। तो सतकर्णी 2 ठो नाम आता है, एक आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी है और एक आपका यज्ञश्री सतकर्णी है, और एक आपका जो है नॉर्मल सतकर्णी है। तो सतकर्णी जो नाम है ये आपका 3 बार देखने को मिलता है सातवाहन राजवंशों में। आगे देखिए, सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका नाम था हाल एवं गुणाढ्य थे। तो हाल और जो गुणाढ्य है ये दोनों क्या थे? तो सातवाहनों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ठीक है ना। आगे देखिए हम लोग कि सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा और पोटीन और कांसे की जो है मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहनों ने चांदी, शीशे, तांबा और पोटीन, कांसे इन सभी का जो है सिक्का चलवाया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का जो प्रारंभ है वो आपका सातवाहनों के समय में ही प्रारंभ होता है। तो ब्राह्मणों को भूमि दान देना है तो ये प्रथा जो है वो आपका सातवाहनों के समय से ही जो है वो प्रारंभ होता है। भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय अगर प्रमाण की बात करें तो वो आपका ईसा पूर्व सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख से मिलता है। तो एक अभिलेख याद रखिएगा, नाना घाट। क्या है? नाना घाट। और ये जो अभिलेख है इस अभिलेख में सातवाहनों के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान देने का इसमें क्या मिलता है? तो जिक्र मिलता है, और जिसमें अश्वमेघ यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख मिलता है ब्राह्मणों को। यहाँ तक याद रखिएगा। सातवाहनों में 2 ठो बताएं हम क्या, तो सब जो है प्रसिद्ध साहित्यकार, एक का नाम बताएं हाल और एक का नाम बताएं क्या, तो गुणाढ्य। तो गुणाढ्य और हाल। आगे देखिए, सातवाहनों की अगर हम लोग राजकीय भाषा देखें तो आपका था प्राकृतिक भाषा था, और अगर हम लोग लिपि की बात करें तो वो आपका लिपि कैसा था? तो वो आपका ब्राह्मी लिपि था। इसके अलावा देखिए, सातवाहनों में हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का भी आभास थोड़ा बहुत मिलता है, क्योंकि अपने माँ का नाम रख रहा है गौतमीपुत्र सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र। तो अपने माँ का यहाँ पे जिक्र मिल रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हो सकता है शायद में भी ये थोड़ा बहुत मात्र सत्तात्मक हो, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा देखिए, उनके राजाओं के नाम उनके माताओं के नाम पे देखने को मिलती है, इसके नाम पे ही रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र। तो ये सभी माता के नाम पे अपना नाम रखते थे, इसलिए हम लोग कहते हैं हो सकता है ये मात्र सत्तात्मक रहे होंगे। लेकिन सातवाहन राजकुल प्रीत सत्तात्मक था, ये याद रखिएगा, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपका मात्र सत्तात्मक होने का भी थोड़ा बहुत जिक्र मिलता है, थोड़ा बहुत आभास मिलता है, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रीत सत्तात्मक था, क्योंकि उत्तराधिकारी हमेशा जो है वो बेटा होता था। आगे देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का जो काम है वो गोलिम्प को सौंपा था। गोलिम्प का एक नाम याद रखिएगा, ये नाम है क्या? गोल्मिक,
क्या नाम है, गौलमिक। और गौलमिक जो है वो सातवाहनों के समय में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन संभालता था। तो गौलमिक जो है वो सातवाहनों के समय में ग्रामीण प्रशासन संभालने का काम करता था। और गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सेना होती थी। तो गौलमिक जो है वो ये ग्राम का प्रशासन संभालता था, ग्रामीण प्रशासन। सातवाहनों के समय में सातवाहनों की जो महत्वपूर्ण अगर स्थापत्य की कृतियाँ देखें तो आपका है कारले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण, अमरावती कला का विकास। तो अगर हम लोग देखें सातवाहनों का, तो सातवाहनों के द्वारा ही आपका जो है ये कारले का चैत्य मतलब जो चैत्य विहार समझ में आता है कि पूजा घर होता है चैत्य, और विहार रहने के लिए। तो कारले का चैत्य, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, ये सभी सातवाहनों ने ही बनाया था, ठीक ना। और देखो सातवाहनों ने ही अमरावती कला का भी जो है वो विकास किया था। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरनीकोट नामक स्थान जो है वो सातवाहन युग में धान्य कटक नाम से जो है विख्यात था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि आंध्र प्रदेश में एक प्लेस है जिसका नाम है क्या, तो धरनीकोट। क्या नाम है, तो धरनीकोट। और ये जो आपका धरनीकोट है ये आपका सातवाहन युग में इसको धान्य कटक के नाम से जाना जाता था। तो धरनीकोट, इसको सातवाहन के युग में धान्य कटक कहा जाता था, और ये आपका आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। यह अमरावती के निकट था। यह कुछ साल तक सातवाहनों की राजधानी भी रहा था। कौन, तो धान्य कटक यानी कि धरनीकोट। आगे देखिए, इस नगर की प्रसिद्धि का जो है कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। यह सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग में सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी। यहाँ से उत्तर और दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। महासांधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ जो है वो वहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो धरनीकोट है जिसको धान्य कटक कहा जाता था, ये सातवाहन से संबंधित था क्योंकि वो उसका राजधानी हुआ करता था। इसके बाद देखिए, सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। तो यहाँ पे मान लीजिए सातवाहन है, ऊपर में नॉर्थ इंडिया है, नीचे में साउथ इंडिया है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम किया था कौन, तो सातवाहनों ने ही किया था। तो ये जितना भी पॉइंट अभी हम आपको बताए हैं 5 मिनट में, ये सारा पॉइंट जो है वो आपका सातवाहन के बारे में था। तो सातवाहन राजवंश के बारे में याद रखिएगा। तो सतकर्णी नाम का जितना भी राजा महाराजा दिखेगा वो सभी आपका जो है सातवाहन राजवंश से ही संबंधित है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कलिंग में एक राजवंश चलता था जिसको बोलते हैं चेदी राजवंश। क्या बोलते हैं, चेदी राजवंश। शुंग और कण्व राजवंश जो है, शुंग और कण्व राजवंश, ये आपका मगध पे ही चलेगा। इसके बाद आता है आपका सातवाहन राजवंश जो कि दक्षिण भारत में चलता है, ठीक ना। और हम लोग देखते हैं कि सातवाहन राजवंश के अलावा एक चेदी राजवंश रहता है जो कि कलिंग वाले क्षेत्र में रहता है, ठीक ना। और कलिंग वाला जो राजवंश है इसको चेदी राजवंश कहते हैं। आगे देखिए, अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ था। तो इतना मत याद रखिए, केवल इतना याद रखिए कलिंग जो है उड़ीसा वाला क्षेत्र, यहाँ पे एक राजवंश हुआ करता था जिसको बोलते हैं चेदी राजवंश। क्या बोलते हैं, तो चेदी राजवंश कहते हैं। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है, यहाँ से मिलता है। तो कलिंग राजवंश हुआ करता था पहले कलिंग वाले क्षेत्र में, चेदी राजवंश होता था कलिंग वाले क्षेत्र में उड़ीसा में। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है कहाँ से, तो भुवनेश्वर से मिलती है, जो भुवनेश्वर को क्या है, तो उड़ीसा का राजधानी है। आगे देखिए, खारवेल इसी वंश का एक प्रतापी शासक हुआ करता था। तो अगर हम लोग देखिए कि हम लोग बोलते हैं ना कि जो है आपका खारवेल जो है वो खारवेल और अशोक के बीच में युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। तो खारवेल किस वंश का शासक था, तो वो आपका चेदी राजवंश का ही शासक था। खारवेल जो है वो आपका जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था। अशोक पहले ब्राह्मण था, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाता है कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग का जो शासक होता है वो आपका चेदी राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक होता है जिसका नाम है खारवेल। और खारवेल जो है वो आपका जैन धर्म का अनुयायी होता है, और उसने जैन मुनियों को रहने के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। तो उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि वो जो है वो खारवेल ने ही करवाया था, ठीक ना। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा सातवाहनों में अगर हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण स्थापत्य कला, तो वो अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, कारले का चैत्य, अमरावती कला, ये सभी सातवाहनों से संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो अब आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो हम लोग मौर्योत्तर काल की बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के बारे में पढ़े, उससे संबंधित क्वेश्चन लगाए।
कण्व राजवंश के बारे में पढ़े, उससे संबंधित MCQ लगाए। सातवाहन राजवंश के बारे में जाने, चेदी राजवंश के बारे में जाने, भारत के यवन राज्य जिसमें हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, इन सभी के बारे में एक करके हम लोग जाने। इसके अलावा हम लोग जो है दक्षिण भारत में एक केवल आपका बचता है संगम युग, और वो संगम युग को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा संगम युग जो है वो आपका कहीं ना कहीं मौर्योत्तर काल में ही देखने को मिलता है दक्षिण भारत में। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी। तो कौन सा वंश है जिसकी सीमाएं जो है वो भारत से बाहर फैली हुई थी। देखो, गुप्त काल की बात करें तो इसकी जो सीमा है वो भारत तक ही फैला हुआ था। मौर्य काल तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत से बाहर ही फैला हुआ था, है ना भाई। और कुषाण वंश का भी सीमा फैला हुआ था बाहर, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। तो मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्य की सीमाएं जो है भारत के बाहर विस्तृत थी। सेल्यूकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। पहले ये अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, कौन, तो मौर्य साम्राज्य। लेकिन बाद में जो है वो किससे, तो सेल्यूकस से संधि हो जाता है, क्योंकि उसका दामाद बन जाता है ना मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो फिर से अफगानिस्तान वाला इलाका इसको दे देता है, तो फिर इधर से आपका पूरा भारत वाला इधर भारतीय महाद्वीप वाला इलाका फिर मौर्य का आ जाता है। काबुल, कंदहार इसके आदि इसके भाग थे। तो अफगानिस्तान में 2-3 को क्षेत्र था, एक आपका काबुल, एक आपका गंधार। तो कंदहार लिखा हुआ है, लेकिन इसको याद रखिएगा आप गंधार। ये सभी जो अफगानिस्तान में आता था, और वो अफगानिस्तान वाला इलाका जो है वो सेल्यूकस को ही दे देता है संधि के बाद। आगे देखिए, कुषाण वंश की जो है साम्राज्य की सीमाएं आपका भारतीय महाद्वीप से बाहर तक फैली हुई थी, कुषाण वंश का भी। तो कुषाण का भी बात करें तो उसका भी जो सीमा है वो भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैला हुआ था। तो अब यहाँ तक आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो बाल विवाह की जो प्रथा कब आरंभ हुआ था, तो आपका कुषाण के काल में ही बाल विवाह जो है वो प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। और ये आपका राजस्थान PCS में पूछा गया था 2000 ईस्वी में। तो कुषाण काल में ही बाल विवाह का प्रारंभ होता है। आगे देखिए, यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कुषाण काल यानी कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में बाल विवाह की जो है वो बाल विवाह प्रथा का क्या होता है, प्रारंभ होता है। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया, ठीक ना। तो स्त्रियों का उपनयन होने लगा, उपनयन की समाप्ति और बाल विवाह स्टार्ट हो गया। इससे जो है उनका जो है स्थिति समाज में बहुत जो है निम्न स्थिति में आ गया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 वर्ष से 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना जाता था। तो देखो, विवाह इस समय ना 8 से 10 साल की बच्ची, बाल विवाह इतना छोटा ही बच्ची है उसी का ही विवाह कर दिया जाता था, 8 से 10 साल की बच्ची का ही बाल विवाह, ठीक है ना। तो ये आपका कुषाण काल में स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो हम सभी को पता है मिनांडर जो कि आपका हिंद यूनानी शासक हुआ करता था। हिंद यूनानी शासक में देखें तो एक आपका डेमेट्रियस होता है जो कि बैक्टीरिया के शासक होते हैं। डेमेट्रियस ये पहले आक्रमण करते हैं। इसके अलावा देखिए तो आप देखते होंगे कि आप एंटियोकस प्रथम और एंटियोकस द्वितीय जो है वो सेल्यूकस का क्या होता है, तो उत्तराधिकारी होता है। इसके अलावा देखेंगे हम लोग तो ये हिंद यूनानी शासकों में फेमस शासक की बात करें तो वो जैसे कि आपका हो जाएगा, ये एक और शासक है बहुत ही फेमस है जिसका नाम है डेमेट्रियस, यूथेडेमस, मिनांडर, इन सभी की बात करते हैं, ठीक ना। तो यही मिनेंडर की बात बोली जा रही है कि मिनांडर का जो 16 को सिक्का है वो कहाँ से मिला है, तो आपका एक बैराट एक जगह है, बैराट से। तो हिंद यवन शासक मिनांडर के 16 सिक्के जो है वो बैराट से प्राप्त हुए हैं। इसकी मुद्राओं पर नायक, एथेना, मुकुटधारी, राजा का शीश आदि आकृतियों का जो है वो चिंतन देखने को मिलता है। आगे देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिखा दिया गया है। देखिए हड़प्पा के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा जो है युग में जो सम्मिलित है। कुषाण काल जो है वो आपका गांधार काल यहाँ पे फेमस हुआ था कुषाण काल में ही। देखो कुषाणों के समय में हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते, एक पॉइंट आपको बताया गया था कि जो है ये आपका हम लोग जानते हैं कि गांधार शैली एवं मथुरा शैली जो है, तो गांधार शैली और जो मथुरा शैली है इसका विकास कनिष्क के शासनकाल में ही होता है। कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के शासनकाल में होती है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का जो है संग्रह अधिक मात्रा में किया गया है। गांधार कला के लिए जो है तक्षशिला था वो प्रसिद्ध जो है स्थल है। रेशम मार्गों पर भी जो सबसे पहले नियंत्रण अगर कोई शासक करता है तो आपका कनिष्क ही करता है। तो गांधार कला कुषाण काल से संबंधित था, ठीक है। कौन सम्मिलित सही है तो वो दिख लीजिए ऐसा। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का उद्गम होता है, एक आपका गांधार कला, एक आपका मथुरा कला। दोनों जो कला है वो आपका कनिष्क के शासनकाल में यानी कि कुषाण वंश के दौरान ही आता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, गांधार की कला निम्न में से
किसके समय में फली फूली? तो मौर्यों गुप्तों के समय में नहीं, अकबर के समय में नहीं, कुषाणों के समय में फली फूली थी। गांधार कला भी और आपका मथुरा कला भी इन्हीं के समय में फैला था, ये भी याद रखिएगा। जबकि अमरावती कला जो है वो सातवाहनों के समय में फैला। याद रखिए, अमरावती कला वो सातवाहनों के समय में फैला। किसके समय में? सातवाहनों के समय में। लेकिन आपका गांधार कला और जो है आपका गांधार कला के अलावा देखिएगा मथुरा शैली, गांधार शैली और मथुरा शैली वो आपका कुषाणों के समय में फैलता है। जबकि अमरावती कला की बात कीजिएगा तो वो आपका कब फैला? तो सातवाहनों के समय में फैलता है, ठीक ना, अमरावती कला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात क्या होता था? तो 1/35 होता था। तो शक क्षत्रप काल में ये सब का सोने चांदी का जो सिक्का है इसका अनुपात होता था कितना? तो 1/35। ये याद रखिएगा, अगर याद रहता तो ठीक है, नहीं याद रहता कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ये आपका यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया था कि हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कुषाण वंश के शासन भी, कुषाण जो है वो बाहरी विदेशी आक्रमणकारी लोग रहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कुषाण शासक जो लोग हैं इन लोग बहुत सारा जो है मतलब इन लोग सिक्का भी इन लोग भी चलाया था। तो हम लोग जानते हैं कि कुषाण जो है वो सोने के सर्वाधिक नंबर जो है सिक्के जारी करवाते हैं। तो सोना का सिक्का जो जारी करवाया था कौन? तो वो जारी करवाता है आपका, तो वो करवाता है आपका कुषाणों ने करवाता है ना। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में बड़े पैमाने पर शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाए। तो कुषाणों ने ही सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जो है जारी करवाते हैं। हम लोग जानते हैं कि कुजुल जो कटफिशेस है वो आपका पहला है जो कि नियमित रूप से सोने का सिक्का जारी करवाता है। नहीं, कुजुल कटफिशेस नहीं, दूसरा था आपका, दूसरा कटफिशेस था ना, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, वहाँ से इसको रीड कीजिएगा, ठीक है। तो कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में बड़े पैमाने पर शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाए। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, लेकिन ये नियमित नहीं कर सके थे। स्वर्ण सिक्कों के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र के भी सिक्के यानी कि तांबे के भी सिक्के चलाए थे, जो कि आपका अफगानिस्तान उत्तरी, देखो कुषाणों ने उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में जो है तांबे के सिक्के चलवाए। गुप्तों ने स्वर्ण और रजत ये दोनों सिक्के चलवाते हैं, जबकि कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र ये सभी जो है सिक्के चलवाते हैं, ठीक ना। तो कलचुरी वंश के जो है वो आपका स्वर्ण, रजत और ताम्र ये तीनों चलाते हैं। सातवाहन जो है आपका स्वर्णों का चलाता है। इसके अलावा देखिएगा तो आप तो सॉरी, सातवाहन यहाँ पे नहीं है। सातवाहन जो है वो आपका किसका चलाता है? तो हम लोग जानते हैं कि सातवाहन जो है वो आपका चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन, कांसे इनका चलाता है। सातवाहन जो है सोने का नहीं चलाता है, ठीक है ना। कुषाण जो है सोना और तांबा दोनों का चलाता है। गुप्त भी सोना और रजत का चलाता है, जबकि सातवाहन जो है सोने का नहीं चलाता है। सोने को छोड़ के चांदी, सीसा, तांबा, पोटीन, कांसा इन सभी का चलाता है। तो कौन गलत है वो आपको पूछा गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हम लोगों को। तो हम लोग जानते हैं कि मिलिंद पन्हो जो है वो आपका मिनांडर से संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं मिनांडर और नागसेन के बीच में यानी कि नागार्जुन के बीच में जो है प्रश्न क्वेश्चन आंसर का जो आंसर लिखा गया था उसको मिलिंद पन्हो या फिर मिलिंद प्रश्न के रूप में जानते हैं, ठीक ना। गांधार कला की बात करें और जो आपका मथुरा कला की बात करें तो आपका कुषाण काल में ही जो है वो फेमस हुआ था। अगर हम देखिए रुद्रदामन, ये इसका जो अभिलेख है आपका जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन की बात करें तो रुद्रदामन कौन होता है? तो आपका शकों का प्रतापी राजा होता है रुद्रदामन, ठीक ना। और इसका एक अभिलेख होता है, उसका नाम क्या है? तो उस अभिलेख का नाम है आपका जूनागढ़ अभिलेख। क्या नाम है? तो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक ना। तक्षशिला जो लेख है वो आपका पतिक से संबंधित है, पतिक। तो 3 को हम लोग जानते हैं, 1 को नहीं जान रहे तो वो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो A का 3, B का 4, तो A का 3, B का 4, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तक्षशिला लेख ये आपका पतिक से संबंधित है, पतिक। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, क्यों प्रसिद्ध था अफगानिस्तान का बामियान? तो आपका गौतम बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाए गए बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को क्या करवा दिया? तो नष्ट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का मिश्रण है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं गांधार शैली। क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं गांधार शैली। एक तरफ देखो कि हिंद यूनानी शासकों ने
भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की जो है प्राचीन कला चलाई थी, जिसको हम लोग हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, और बाद में यही जो है वो आपका गांधार कला के रूप में विख्यात होता है। तो गांधार कला यानी कि भारत और आपका जो है हिंद यूनानी इन दोनों का मिश्रण था, हिंद यूनानी और जो है भारतीयों का मिश्रण था, तो इसको बोलते हैं गांधार कला। तो भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण जो कला है वो आपका गांधार कला है। इस कला की प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। तो गांधार कला का संरक्षक कौन किया था? तो शक और कुषाण। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध और इंडो ग्रीक और ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। गांधार कला शैली का एक संश्लेषण है। किसका? तो भारतीय और यूनानी कला का। तो गांधार कला भारतीय और यूनानियों का जो है वो संश्लेषण है, दोनों का मिला जुला रूप है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी कि शिस्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो एक आपका जो है गांधार कला जो कि भारतीयों का और यूनानियों का दोनों का मिश्रण है, मिक्सअप है। तो इस कला में जो है वो आपका हमेशा हरित स्तरित चट्टान का यूज होता है, हरे भरे चट्टानों का यूज होता है गांधार कला में। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए पहले कि गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या फिर शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता है मूर्तियां बनाने के लिए, जब यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग होता है, मथुरा में भी ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले आया आपका हिंद यूनानी, सबसे पहले हिंद यूनानी आक्रमण किया, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद जो है कुषाण। तो हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। तो हिंद यूनानी शक कुषाण, हिंद यूनानी शक नहीं, यहाँ पे ये भी गलत, ये भी गलत, यूनानी पहले कुषाण बाद में, ये नहीं, तो ये सही हो जाएगा। हिंद यूनानी शक फिर पल्लव फिर कुषाण, ये ट्रिक याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, यूनानी जो है वो आपका 326 में ही आक्रमण करता है सिकंदर महान के रूप में। तो यूनानी लोग सबसे पहले आक्रमण करते हैं ना सिकंदर के रूप में ही, ठीक ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो पहला ईरानी शासक कौन था? तो वो था आपका डेरियस प्रथम। तो डेरियस प्रथम के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेरियस प्रथम जो है वो पहला यूनानी शासक होता है, ईरानी शासक होता है, ईरानी। देखो भारत के ऊपर यूनानी आक्रमण भी हो रहे थे, भारत के ऊपर ईरानी आक्रमण भी हो रहे थे। तो यूनानी आक्रमण जो है वो आपका सिकंदर किया और आपका ईरानी आक्रमण जो है वो आपका डेरियस प्रथम किया। कौन किया? तो डेरियस प्रथम ने किया, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ईरानी शासक डेरियस प्रथम या फिर इसी को दारा प्रथम भी कहते हैं, इसने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। इसके बाद देखिए हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार जो है वो राजपुताना के रेगिस्तान तक ये फैला हुआ था। पर्सिपोलिस, बेहिस्तून एवं नक्श ए रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब एवं सिंध के कुछ भाग भी उनके साम्राज्य में शामिल थे। इतना याद मत रखिए, केवल इतना याद रखिएगा कि यूनानी आक्रमण सबसे पहले कौन किया? तो आपका सिकंदर किया है, अलेक्जेंडर किया है, जो कि 326 में करता है। उसके अलावा ईरानी आक्रमण सबसे पहले कौन किया? तो डेरियस प्रथम ने किया, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और आपका सातवाहन। तो इन चारों में देखिएगा तो सातवाहन सबसे पुराना है चारों के अनुसार। देखिए हम लोग बात करते हैं मगध के ऊपर। तो मगध के ऊपर पहले आया आपका कौन? तो पहले आया आपका ये बृहद्रथ वंश को फिर रिप्लेस किया हर्यक वंश को रिप्लेस किया शिशुनाग वंश को रिप्लेस किया नंद वंश को रिप्लेस किया मौर्य वंश को रिप्लेस किया शुंग वंश को रिप्लेस किया कन वंश को रिप्लेस किया आपका सातवाहन, ठीक है। सातवाहन के बाद फिर आपका आता है ये सातवाहन के बाद ही आता है आपका चेदी राजवंश आता है, ठीक है ना। चेदी राजवंश आता है, उसके बाद जो है आपका ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चेदी राजवंश के बाद हम लोग जो है वो इन सभी के बारे में पढ़ते हैं, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, इन सभी के बारे में, है ना। तो इन सभी में पुराना कौन है? तो सातवाहन पुराना है। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार, उपयुक्त ऑप्शन के अनुसार देखो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये आपका जो है मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है, मत्स्य पुराण में। तो मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। इसमें आंध्र सातवाहन राजाओं की कुल संख्या 30 बताई गई है, जबकि वायु पुराण में इसकी संख्या जो है 17 बताई गई थी। तो मत्स्य पुराण में सातवाहनों राजाओं के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है।
देखो सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। शुरू में जो हम लोग देखे सातवाहनों की अगर राजधानी देखे तो आपका रहता है प्रतिष्ठान। क्या रहता है? प्रतिष्ठान रहता है। और ये प्रतिष्ठान कहाँ है? तो वर्तमान में ये आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में है। और ये आपका जो है गोदावरी नदी के किनारे है। कहाँ पे? गोदावरी नदी के किनारे थी। तो सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। कहाँ पे थी? तो ये आपका गोदावरी नदी के किनारे में स्थित थी प्रतिष्ठान, जो कि कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाद में हम लोग देखें तो सातवाहनों का अगर बाद में हम लोग देखें राजधानी, तो एक आपका राजधानी हो जाता है आपका धरनीकोट, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है या गुंटूर जिले में है धरनीकोट। और इसका नाम जो है सातवाहनों के समय धान्य कटक कहा जाता था। क्या? तो धान्य कटक, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका जो है अमरावती। तो बताया जा रहा है कि सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या फिर इसी को पैठन कहा जाता है, ये प्रतिष्ठान को ये। और ये आपका गोदावरी नदी के किनारे था। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृश्य या फिर आंध्र जातीय भी कहा जाता है। उनकी आरंभिक जो राजधानी है वो आपका अमरावती मानी जाती है। तो अमरावती भी याद रखिएगा, है ना। अमरावती समझिए कि एक तरह से जो है अमरावती प्रतिष्ठान को ही कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी है? तो अभी आपको बताया गया था सातवाहनों की राजधानी जो है वो आपका प्रतिष्ठान है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे था। और ये आपका कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और ये जो सातवाहन की बात करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश में ये सातवाहन वंश चल रहा था। इसके अलावा सातवाहनों के बाद में हम लोग राजधानी देखें तो वो आपका धरनीकोट, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। और धरनीकोट को उस समय धानी कटक कहा जाता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56, ये निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण जो है वो प्रयुक्त हुआ है? तो किस शासक के लिए? तो हम लोग जानते हैं एक आपका शासक आता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्या आता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी। और इसके लिए जो है वो आपका एका ब्राह्मण जो है वो प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? तो एका ब्राह्मण प्रयुक्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सातवाहन के प्रमुख बहुत सारे राजा थे, जिसमें से सिमुक था पहला जो उसका संस्थापक करता है। सिमुक के अलावा है सतकर्णी, सतकर्णी के अलावा है गौतमीपुत्र सतकर्णी, उसके अलावा है वशिष्ठ पुत्र, उसके अलावा है पुलमामी, उसके अलावा है यज्ञश्री सतकर्णी। तो इनमें से सबसे फेमस था आपका कौन? तो सतकर्णी ही था, गौतमीपुत्र सतकर्णी। और गौतमीपुत्र सतकर्णी है। तो यहाँ देखिए कि सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी को उनकी माँ गौतम बलश्री के नासिक अभिलेख में एक ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य होता है अद्वितीय ब्राह्मण, यानी कि एकदम यूनिक, इसके जैसा कोई भी नहीं था, ठीक है ना। अब देखिए राजवंश और इसका राजधानी बतलाना है। तो अगर हम लोग देखें तो शुंग वंश के बारे में तो डिटेल्स वैसा कुछ नहीं मिलता है। शुंग वंश के बारे में खाली इतना हम लोग जानते हैं शुरू में कि शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। और इसका राजधानी जो है उस समय विदिशा हुआ करता था। विदिशा क्या होता था? तो विदिशा होता था। तो विदिशा तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं। सातवाहन की बात करें तो सातवाहनों की राजधानी जो है वो आपका क्या होता था? तो आपका प्रतिष्ठान होता था, जिसको पैठन भी कहा जाता था। तो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 ऑप्शन मिलाइए। ए का 3 कहाँ पे है? तो ए का 3 कहाँ पे है वो देखिए ऑप्शन। ए का 3 शुंग नहीं है, यहाँ पे सातवाहन होगा, मतलब बी का 3। बी का 3 कहाँ पे है वो देखिए आप। तो बी का 3 यहाँ पे है ए नंबर में, बाकी ये तीनों में नहीं है, तो इसको एलिमिनेट हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो शुंग का राजधानी पाटलिपुत्र था, जबकि सातवाहन का राजधानी पैठन था। कदम का राजधानी बनवासी था, जबकि चंदेल का राजधानी जो है वो आपका महोबा था, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसको काल के अनुसार बतलाना है। और ये आपका जेपीएससी में पूछा गया था 2021 में, मतलब कि इसका काल पूछता है। हम लोग जानते हैं कि शुंग वंश के बाद कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद आपका आता है सातवाहन वंश। तो सातवाहन तो पहले आएगा, यानी कि एक वाला आ जाएगा, सातवाहन पहले आएगा। वाकाटक और चालुक्य ये सब तो बाद में आएंगे, सातवाहन ही पहले आएगा ना भाई। तो आपका डी सही हो जाएगा। ऐसे देखिएगा तो ये ऐसे ही सही हो जाएगा, सातवाहन पहले आएगा इन सभी में। अगर हम लोग देखें चालुक्य और वाकाटक की बात करें तो इन सभी का क्रम कब आता है वो हम लोग देख लेते थोड़ा सा। तो वाकाटक से अगर जेपीसी में 2021 से भी क्वेश्चन पूछा गया था, और वाकाटक राजवंश से 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। गुप्त काल के बाद आपका स्टार्ट होता है वाकाटक राजवंश, ठीक है। गुप्त काल के बाद आपका कौन सा राजवंश स्टार्ट होता है? तो आपका वाकाटक राजवंश स्टार्ट होता है। फिर आपका पुष्यभूति वंश भी स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका वर्धन वंश स्टार्ट होता है। पुष्यभूति अलग है, शुंग वंश अलग है। तो वाकाटक राजवंश जो है वो गुप्त काल के बाद स्टार्ट होता है। वाकाटक राजवंश गुप्त काल के बाद स्टार्ट होता है, ठीक ना। और वाकाटक राजवंश के बाद पुष्यभूति वंश
उसके बाद जो है आपका वर्धन वंश स्टार्ट होता है, ठीक ना। उसके अलावा देखेंगे तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश होते हैं, जैसे कि पल्लव, जैसे कि आपका पल्लव हो गया। पल्लव के अलावा देखिएगा तो चोल हो जाता है। चोल के अलावा देखिएगा तो आपका चालुक्य हो जाएगा। तो पल्लव, चोल, चालुक्य। और चालुक्य जो है 3 जगह में चलता है। एक चालुक्य आपका कल्याणी में, एक चालुक्य आपका वातापी में, और एक चालुक्य आपका जो है वो कहाँ पे, तो एक चालुक्य जो है आपका बेंगी में चलता है। और ये चालुक्य से 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, और वाकाटक से 2024 और 2021 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। सातवाहनों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझिए कि ये सभी एकदम पूरा हॉट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा जीपीएससी, ठीक है ना। तो क्रम भी आपको पता होना चाहिए, क्रम भी हम लोग आगे देखेंगे, इसको याद करेंगे। यहाँ देखिए सातवाहन साम्राज्य की जो स्थापना है हम लोग जानते हैं सिमू के द्वारा किया गया था, और ये जो है आपका प्रथम शताब्दी में किया गया था। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना जो तृतीय शताब्दी में किया गया था, बिंदु शक्ति ने किया था। जबकि गुजरात के चालुक्य वंश की जो स्थापना 10वीं शताब्दी में हुआ था। तो चालुक्य वंश 3 जगह चलता है, एक आपका बेंगी में, एक आपका वातापी या फिर बदामी में, और एक आपका कहाँ पे चलता है, तो आपका कल्याणी में चलता है। और तीनों का स्थापना जो है अलग अलग जगह में अलग अलग करता है, ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यहाँ पे कथन और कारण बताया जा रहा है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का उल्लेख हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सातवाहन की बात करते हैं ना, तो सातवाहन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सातवाहन के समय में सातवाहनों की जो राजकीय भाषा है वो आपका प्राकृति है, उनकी राजकीय भाषा। जबकि अगर हम लोग देखें तो उसकी जो लिपि है वो आपका ब्राह्मणी मिलती है। क्या मिलती है? ब्राह्मणी मिलती है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को भी अपनाया था। तो ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि सातवाहनों का जो है साहित्यकार 2 ठो है, एक है आपका हाल और एक है आपका गुणाढाई। हाल ने गाथा सप्तशती लिखा था, जबकि गुणाढाई ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की थी। तो गुणाढाई ने बृहत कथा लिखा था, जबकि हाल ने गाथा सप्तशती लिखा था। इसका डायरेक्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और ये आपका यूपी पीसीएस मेन से पूछा गया था, यूपी आरओ में। तो ये जो है आपका ए नंबर जो सही था, ठीक है ना, और बी नंबर जो इसका सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में फिर से पूछा गया था कि सातवाहन जो शासक है प्राकृतिक भाषा के पोशाक पहनते थे, प्राकृतिक भाषा के पोशाक थे। तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे राजकीय भाषा ये होता था प्राकृतिक, ये बिल्कुल सही बात है। और इनकी लिपि हुआ करती थी क्या, तो आपका ब्राह्मणी। आगे देखिए सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक जो है प्रोत्साहन मिला था। तो कला को मिला था, तो हाँ मिला ही था। तो 1 और 2 दोनों मानिए, या तो फिर केवल 1, तो 1 और 2 दोनों हुआ था। आगे देखिए सातवाहन शासकों के शासनकाल में प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ था। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती, तो सातवाहन शासक था जिसका नाम था हाल, और सातवाहन आपका साहित्यकार भी है जिसका नाम था हाल। तो हाल ने सप्तशती लिखा था, और एक और आपका था वो जिसका नाम था आपका गुणाढाई ने बृहत कथा लिखा था पुस्तक। और ये जो आपका सप्तशती लिखा गया है ये आपका किस भाषा में लिखा गया था? सप्तशती। तो गाथा सप्तशती जो है वो आपका हाल के द्वारा लिखा गया था, जो कि प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था, ठीक ना। सातवाहन काल में स्थापत्य काल के दौरान उदाहरण जो है स्थापत्य कला के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा सातवाहन काल में हम लोग देखते हैं कि अमरावती कला भी देखने को मिलती है। यहाँ पे अजंता और एलोरा की गुफाएँ भी दिखती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कारले का चैत्य भी देखने को मिलता है जैन धर्म के लिए। आगे देखिए सातवाहन वंश की शक्ति छीन होने के बाद वाकाटक राजवंश ने अपना जो है सत्ता स्थापित किया था। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम होता है, और विंध्य शक्ति प्रवरसेन का जो है बेटा होता है। ये पूछा गया था आपका एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग जानते हैं कि गुप्त काल के बाद जो है वो आपका वाकाटक राजवंश स्टार्ट होता है। तो समझें कि सातवाहन के बाद आपका चेदी राजवंश के बाद आपका गुप्त ये वाकाटक राजवंश स्टार्ट होता है। और वाकाटक राजवंश का अगर स्थापना हम लोग बात करें तो वो आपका विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। तो वाकाटक राजवंश का जो स्थापना किसने किया था? तो विंध्य शक्ति ने किया था, ठीक है। और इसके पूर्वज जो है सातवाहनों के अधीन जो है विदर्भ के स्थानीय शासक थे। तो समझो कि सातवाहनों के बाद आपका आता है वाकाटक राजवंश। तो सातवाहनों के बाद ही आपका आता है वाकाटक राजवंश, क्योंकि हम लोग देखते हैं गुप्त काल होता है, मतलब कि ये सातवाहनों के समय में सातवाहनों के बाद आता है एक विशाल अलग से मानते हैं उसको गुप्त काल को हम लोग। तो सातवाहनों के बाद छोटा सा साम्राज्य देखते हैं वो आपका वाकाटक ही है। इसका अगर हमको तीनों आंसर सही हो जाएगा, तीनों आंसर सही है ना, 1 2
क्या क्या बोले हम? केवल एक, अच्छा ठीक है, सॉरी, केवल एक सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। इसमें बताया जा रही है, आपका छत्तीसगढ़ में पूछा गया था कि सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने दक्षिणापथ में अपना राज्य स्थापित किया। तो सातवाहन, जब देखो दक्षिण की बात कर रहे हैं हम लोग, तो दक्षिण भारत में जब सातवाहन वंश खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद दक्षिण भारत में जो है वो वाकाटक राजवंश का स्थापना होता है। और ये किसके द्वारा होता है? तो ये हम लोग जानते हैं कि आपका विंध्य शक्ति के द्वारा होता है 255 AD में। विंध्य शक्ति जो है वाकाटक वंश का संस्थापक होता है। प्रवरसेन जो होता है वो विंध्य शक्ति के बेटा होते हैं, प्रवरसेन, अर्थात जो है प्रवरसेन जो है वो विंध्य शक्ति के बेटे होते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आयक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो ऐसा कौन सा स्तूप है जहां से आर्यक स्तंभ वाले मंच की जो है विशेषताएं देखने को मिलती है? ये आपका यूपी प्रीलिम्स से पूछा गया था 2022 में। तो हम लोग जानते हैं कि आपका अमरावती स्तूप है। तो अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ तथा आयक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती है, और ये आपका आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के अमरावती गांव में देखने को मिलती है। तो अमरावती गांव कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। अमरावती कला का विकास आपका सातवाहनों ने किया था, ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि अभिलेख और आपका शासक। तो हाथी गुम्फा अभिलेख तो खारवेल का ही है, बिल्कुल सही बात है। गिरनार का जो अभिलेख है वो आपका रुद्रदामन का है, बिल्कुल सही बात है। गौतमीपुत्र का जो अभिलेख है वो आपका नासिक का ही है, नासिक अभिलेख जो है वो आपका गौतमीपुत्र का है, सही बात है। भित्री अभिलेख जो आपका पुलकेशिन द्वितीय का है, नहीं, ये गलत बात है, ये इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो बोला जा रहा है गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का जो है महान शक्तिशाली शासक था। इसके विषय में सूचना इसकी माँ गौतमी वल्लभी के नासिक प्रशस्ति से हम लोगों को मिलती है। उदयगिरी पहाड़ी की जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो, तो हाथी गुफा जो है वो हाथी गुफा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राजाभिषेक तथा राजा होने के बाद 13 वर्षों तक शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। भित्री स्तंभ लेख जो है वो उसका संबंध जो है गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है। तो भित्री जो है स्तंभ लेख वो आपका ये किससे है? तो आपका गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है। जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध जो है वो आपका ऐहोल अभिलेख से है। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है उसका अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, जबकि स्कंदगुप्त का अभिलेख है आपका भित्री स्तंभ लेख, ठीक है ना। आगे देखिए, रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, ये हम लोग सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो किस वंश के शासकों को? तो हम लोग जानते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इक्ष्वाकु के बारे में। तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया, यानी कि श्री पर्वत का शासक कहा गया है। तो इक्ष्वाकु वंश के बारे में बताया गया। तो इक्ष्वाकु वंश के शासक को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। आगे देखिए, तथा आंध्र भृत्य, ये आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। और इस वंश का संस्थापक देखिए तो आपका श्री शांतमूल था। यह आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था। ये देखिए, इसका राइट हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक बुक आता है आपका पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी और अरिका मेडू में खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जो है जलमार्ग से होता था। और इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों के सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो हम लोग जानते हैं आपका हाथी गुम्फा अभिलेख से। राजा जो खारवेल है, ये आपका जो खारवेल जो है ये आपका चेदी राजवंश का शासक होता है जो कि कलिंग पे राज करता है। और इसका जो अभिलेख है वो हाथी गुम्फा अभिलेख है जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। और खारवेल जो था आपका जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में जो है गुफा का निर्माण करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। गिरनार का जो है अभिलेख किससे संबंधित है? जूनागढ़ का स्तंभ लेख किससे संबंधित है? ये भी आपको पता होना चाहिए। सारनाथ का स्तंभ लेख किससे संबंधित है? वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ तक भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं
कि निम्नलिखित राजाओं में कौन जो है वो जैन धर्म का संरक्षक था, जैन धर्म का। तो हम लोग देखते हैं कि अशोक तो बौद्ध धर्म का फॉलोअर बन जाता है, पहले रहता है ये ब्राह्मण, बाद में बौद्ध धर्म का। हर्ष जो है वो भी आपका बौद्ध धर्म का ही संरक्षक होता है, क्योंकि इसी के हर्षवर्धन के शासनकाल में ही जो है वो आपका इसका होता है, सॉरी हर्षवर्धन नहीं, कनिष्क के बारे में बात करें, हर्षवर्धन नहीं। अच्छा देखिए, खारवेल जो है वो आपका जैन धर्म का समर्थक होता है। इसी ने ही वो जो है उदयगिरी पहाड़ियों पे जैन मुनियों के लिए रहने के लिए गुफा बनवाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कलिंग नरेश खारवेल जो है निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो आपको पता होना चाहिए कि चेदी वंश से संबंधित था। तो एक जो है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि सातवाहन राजवंश, तो सातवाहन राजवंश के बाद हम लोग देखते हैं उसी समय जो कलिंग में एक राजवंश चलता है जिसको बोलते हैं चेदी राजवंश। और हम लोग जानते हैं कि ये जो चेदी राजवंश है ये आपका कलिंग पे शासन करता है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। और खारवेल जो है वो चेदी राजवंश का ही एक प्रमुख शासक होता है और जो कि जैन धर्म का अनुयायी होता है। और इसने जैन मुनियों की के लिए जो है वो उदयगिरी की पहाड़ी में क्या बनवाया था? तो आपका पहाड़ी मतलब गुफा बनवाया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 69, कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो हम लोग जानते हैं कि खारवेल का जो है झुकाव जैन धर्म की तरफ था, खारवेल का। ये आपका 48वां और 52 नंबर का बीपीएससी में पूछा गया था। तो खारवेल का जो झुकाव है वो आपका जैन धर्म के तरफ था। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो हम लोग सभी को पता है कि ये आपका जो है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो हम लोग जानते हैं चेदी वंश से इसका संबंध है। चेदी वंश से है, महामेघभाषण वंश से है, सातवाहन वंश से है। तो इसका जो सही, अच्छा देखिए, कलिंग नरेश खारवेल इसका जो संबंध है आपका चेदी वंश से था, चेदी राजवंश जो कि उड़ीसा, कलिंग वाला जो है इलाका है, कलिंग वाला इलाका यानी कि उड़ीसा। लेकिन इसमें बीपीएससी माना है आपका 2016 में कि इसका उत्तर जो है होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ये वाला आंसर माना उपयुक्त, मतलब ये बीपीएससी। और देखिए 60वां और जो 62वां नंबर का बीपीएससी एग्जाम हुआ था वो हुआ था 2016 में, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग कि कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक, तो कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? तो महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने किया था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया है। और इस वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था वो आपका खारवेल था। देखो, हम लोग ये नहीं बोले कि खारवेल जो है वो जो है आपका चेदी राजवंश खारवेल का स्थापना करता है, नहीं। चेदी राजवंश का एक महान शासक होता है, एक फेमस शासक होता है खारवेल, लेकिन चेदी राजवंश का स्थापना कौन करता है? तो वो करता है आपका महामेघवाहन। तो किसने किया था? तो एक व्यक्ति रहता है महामेघवाहन, तो महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने ही कलिंग यानी कि चेदी राजवंश जो कि कलिंग में था वो उसका स्थापना करता है। तो महामेघवाहन, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत पूछा गया, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो हम लोग जानते हैं चेदी राजवंश से था। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता कि चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो हम लोग जानते हैं कि महामेघवाहन था। क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया तो क्या करें अब। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो हम सभी को पता है कि हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वो आपका खारवेल शासक के बारे में जानकारी देता है। और खारवेल जो शासक है वो किस वंश से संबंधित था? तो हम लोग जानते हैं चेदी राजवंश से संबंधित था, जो कि कलिंग यानी कि उड़ीसा पे शासन कर रहा था। अगर चेदी राजवंश की बात करें कलिंग वाले क्षेत्र में, उड़ीसा में कलिंग चेदी राजवंश, तो चेदी राजवंश का जो स्थापना करता है कौन करता है? तो महामेघवाहन करता है। कौन करता है? तो महामेघवाहन। और इसी के नाम पे इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा है और चेदी राजवंश भी पड़ा है। लेकिन इस राजवंश का फेमस शासक होता है खारवेल, ठीक है ना। आगे देखो, उदयगिरी पहाड़ी के कहाँ पे? तो उदयगिरी पहाड़ी जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, यहाँ से आपका हाथी गुफा अभिलेख मिलता है जिससे जो है वो खारवेल शासक के बारे में बताया जाता है। और इसमें खारवेल शासक के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक और राजा होने के बाद के 13 वर्षों के शासनकाल का घटनाओं का यहाँ पे क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। और यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। तो अगर आपको खारवेल के बारे में जानना है तो आप केवल जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख के थ्रू ही जान सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। यहाँ बोला जा रहा है कि उदयगिरी और खांडगिरी गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है? इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। उदयगिरी 18 और खंडगिरी 15 गुफाएं हैं। खांडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
तो खांडगिरी एवं उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें कुमारगिरी एवं कुमारगिरी के नाम से भी जाना जाता है, कुमारीगिरी के नाम से भी जाना जाता है, वो अपनी रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं आपका उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है। इसमें प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं देखने को मिलती है। उदयगिरी जो है इसकी संख्या 18 है तथा खांडगिरी इसकी संख्या 15 है। उदयगिरी की गुफाओं में चेदी वंश के शासक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख देखने को मिलता है। तो उदयगिरी, देखो एक बात याद रखिएगा कि खांडगिरी और जो उदयगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो खांडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ियाँ में यहाँ पे आपको गुफा देखने को मिलता है। खांडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ियाँ में यहाँ पे देखते हैं, जब हम लोग उदयगिरी की पहाड़ियाँ देखते हैं तो उदयगिरी की पहाड़ी में 18 गो गुफा है, जबकि खांडगिरी की पहाड़ियों में टोटल 15 गो गुफा है। और उदयगिरी की जो 18 गो गुफा है उदयगिरी पहाड़ी में, इसी 18 गो गुफा में एक गुफा में जो है वो आपका हाथी गुफा अभिलेख देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए कि पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो आपका विधि यानी कि लॉ के क्षेत्र में था। तो पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिलती है, और जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हम सभी को पता है। और आप जब लुसेंट का बुक पहला ही पेज जब निकालिएगा ना, तो पहले ही पेज जब निकालिएगा तो उसी में ही इसके बारे में लिखा हुआ है कि बहुत सारा इतिहासकारों का इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें से एक आपको पता होगा कि यहाँ पे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में सही जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन ये इसमें बताया गया है कि ये जो है लेखक ये करीब 80 ईस्वी में ही हिंद महासागर की यात्रा पे आया था, और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। तो इसका याद रखिएगा कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी है, इसका कोई अप्रोप्रिएट उत्तर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इसका अभी तक इसका लेखक के बारे में पता ही नहीं चला है। तो थेसियस, टॉलमी, प्लिनी, स्ट्रैबो, सब कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा लुसेंट बुक से ही पूछा गया था डायरेक्ट बीपीएससी में, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, और यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इस ग्रंथ की रचना का प्रथम शताब्दी में हुआ था, और इसे एक अनाम व्यक्ति ने लिखा था, यानी कि कोई व्यक्ति नामे नहीं है इसका। इसे भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का इसमें जिक्र किया गया था। समझ में आया? तो ये था हमारा मौर्योत्तर काल। तो जिस तरह से हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़े, जिस तरह से हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़े थे, मौर्य काल के बाद हम लोग जो है वो मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़े। और मौर्योत्तर काल का जो इतिहास है उसमें हम लोग शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी राजवंश, इनके बारे में पढ़े। इसके अलावा हम लोग भारत के यवन राज्य के बारे में पढ़े, यानी कि कौन कौन आक्रमण किए। इसमें हम लोग हिंद ईरानी के बारे में पढ़े, इसमें हम लोग शक के बारे में पढ़े, पल्लव के बारे में पढ़े, कुषाण के बारे में पढ़े। हिंद यूनानी में हम लोग फेमस राजा के बारे में देखे, जिसमें से आपका डेमिट्रियस है, इसी में आपका मिनांडर है, ठीक है। उसके बाद शक के बारे में देखे, शक में आपका एक फेमस राजा होता है जिसका नाम है रुद्रदामन प्रथम। उसके बाद देखते हैं हम लोग पार्थियान यानी कि पल्लव के बारे में। पल्लव का फेमस राजा होता है आपका गोंडोफर्निस। उसके बाद आता है आपका कुषाण। कुषाण में हम लोग 2-3 राजा के बारे में देखते हैं, जैसे कि कुडुल कटफिसेस के बारे में पढ़े। इसके अलावा एक और आपका कटफिसेस करके ही था, उसके बारे में हमको भी याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा हम लोग जो है कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं। कनिष्क भी जो है आपका कुषाण वंश का शासक रहता है। कनिष्क के बारे में जानते हैं। कनिष्क के राज दरबार में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, जैसे कि आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि उनमें से कुछ जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में वसुमित्र है, पार्श्व है, नागार्जुन है, महाचेत है, संरक्षक है, ये सभी विभूति देखने को मिलती है। फिर हम लोग कुषाण काल के बारे में देखे, और उससे संबंधित जितना भी एमसीक्यू बन सकता था घटना चक्र के बुक में, उनको भी हम लोग सॉल्व किए, और जो भी फैक्ट आपका लुसेंट के बुक में दिया हुआ था उनको भी हम लोग लगा लिए, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें अब किसी भी तरह का आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा हम लोग जो देखते हैं कि मौर्योत्तर काल के समय में ही आपका दक्षिण भारत का एक अपना इतिहास चल रहा था, संगम युग। उस संगम युग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जेपीएससी में। 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस हम लोग संगम युग को हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो जब जैसे हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़े, तो मौर्य काल में हम लोग केवल मौर्य काल के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद मौर्योत्तर काल आता है, उसमें हम लोग जो है वो शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी राजवंश, उसके बाद भारत पर आक्रमण करने वाले मतलब हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल में फिर से आपका भारत एक हो जाएगा। देखो मौर्य काल में भारत एक था,
फिर मौर्योत्तर काल में भारत अलग अलग भागों में टूट गया, उसमें हम लोग 3-4 के बारे में पढ़े, जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी राजवंश। उसके बाद फिर भारत में आक्रमण करने वाले विदेशी राज्यवंश जैसे कि हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। उसी तरह फिर हम लोग भारत जो है अलग अलग टूटने के बाद फिर भारत एक हो जाता है, जिसको बोलते हैं गुप्त काल। गुप्त काल जब फिर डिक्लाइन करता है तो फिर आपका गुप्तोत्तर काल आता है, और उस गुप्तोत्तर काल में फिर से भारत जो अलग अलग टुकड़े में टूट जाता है, जैसे कि आपका वाकटक राजवंश, पुत्यभूषी वंश, वर्धन वंश, इन सभी में। इसके अलावा देखिएगा दक्षिण भारत में और भी राजवंश है, जैसे कि पल्लव वंश, जैसे कि आप देखिएगा चोल वंश, आप देखिएगा तो चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश भी 3 जगह पे चल रहा है, एक चालुक्य वंश कल्याणी में, एक चालुक्य वंश प्रतापी में या फिर बादामी में, और एक चालुक्य वंश आपका बेंगी में चल रहा है। इसके अलावा आप देखिएगा तो आप राष्ट्रकूट वंश चल रहा है, कहीं यादव वंश चल रहा है, कहीं पे होयसल वंश, कहीं पे कदम वंश, कहीं पे गंग वंश, कहीं पे काकतीय वंश। ये सब हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों को इन सभी के बारे में भी एक एक करके आगे पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग पहले गुप्त काल के बारे में देखेंगे, गुप्त काल के बाद हम लोग जो है वो गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग बहुत बड़ा एक टॉपिक जो है वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग का कवर कर लेंगे। उसके बाद जो छोटा छोटा पार्ट बचेगा कि आपका प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है स्थापत्य काल के बारे में देखेंगे हम लोग, कुछ प्राचीन जो है वो हिस्टोरियन का किताब, फेमस किताब देखेंगे। इन सभी को देखकर फिर हम लोग का जो है प्राचीन भारत का इतिहास लगभग आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। और आज हम लोग जो है मौर्योत्तर काल को भी कंप्लीट कर लिए हैं, आज और पिछले क्लास में, यानी कि 2 क्लास में मौर्योत्तर भारत का इतिहास जो है मौर्योत्तर काल जो है वो अभी आपका कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल बहुत बड़ा है, इसको हम लोग आगे जो है गुप्त और गुप्तोत्तर काल बहुत बड़ा है, इसको हम लोग 3-4 क्लास में कंप्लीट करेंगे। गुप्त और गुप्तोत्तर काल बहुत बड़ा है इसलिए, ठीक है ना। तो आप बस बने रहिएगा और आप क्लासेस को देखते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिएगा, बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच जाइएगा। तो थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।